बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर आप सब ठीक हैं, खैर वफियत से हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ग्रेट। अच्छा जी, हमारे पास जो है जब भी हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हमारे पास हो सकता है। उसमें सीएसएस की बात कर लें, पीएमएस की बात कर लें, आप आईबी की बात कर लें, किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, एक चीज़ मल्टीपल टाइम्स हमें देखने को मिलती है और वो हमारे पास होता है हमारा ऐसे जो है वो होता है। अच्छा, ऐसे को हम जब भी करते हैं, आज की क्लास के 3 हिस्से होंगे, 3 सेक्शंस होंगे से। पहले में हम इंग्लिश ऐसे जो है वो उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ एंगल से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं प्री राइटिंग से ऑनवर्ड्स देखेंगे। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एक नई तरह से होंगी, जितने भी वो बहुत आसान से होंगे, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल स्टेप्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसा स्टेप रह ना जाए जिससे हमें ये ना पता चल सके कि हमें हमारा ऐसे इस तरह से भी हो सकता था और हम इसे इस तरह से भी कर सकते थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी जो हमारे पास हमारे एग्जाम्स का हिस्सा रहती है, तो हम वोकैबुलरी को करेंगे सेकंड नंबर पे। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वोकैबुलरी में थोड़ा सा जो है वो काम कम हुआ था, लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट्स ने बताया कि सीएसएस के पेपर में वोकैबुलरी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट कंपोजिशन में उन्होंने पहले भी बताया, लेकिन रिजल्ट्स ने जो बताया, तो हमने वोकैबुलरी को डेली क्लासेस के लिए मैंडेटरी कर दिया कि 15 से 20 वर्ड जो हैं मैक्सिमम और 5 to 10 वर्ड्स मिनिमम जो हैं हमारे पास होंगे जिन्हें हम मेमोराइज करेंगे। सेक्शन के तीसरे हिस्से में थर्ड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो आप अपने इंग्लिश एसे के अंदर कोट्स आपने मेंशन करनी होती हैं वो आप कहाँ से लेंगे, और जो कोट्स आपको एक किताब में बताऊंगा 21st लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, इसमें से एग्जैक्ट कोट्स मैं मेंशन करके बताऊंगा कि कौन कौन सी कोट्स जो है वो आपको लेनी है और कौन कौन सी मेंशन करनी। ये हमारे पास किताब है जी, मॉडल्स फॉर राइटर्स जो है, इसकी कॉपी नईम साहब आपके साथ जो है वो क्लास में पे शेयर कर देंगे। ये हमारे पास इंटरनेशनल जो हैं राइटर्स की लिखी हुई किताबें हैं जो कि फॉलो करना बेइंतहा ज़रूरी है और हम उन्हीं को करना। अच्छा जी, हमारे पास जो है जो मेन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी ऐसे के बारे में हम बात करते हैं तो हम जितना मर्जी उसके ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर भी हम एक चीज़ ही हमारे जहन में होती है और वो ये होती है कि सर लिखना नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस हमारे पास जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। हम किस तरह से काम करें कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए और हम लिखना किस तरह से हमें लिखना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, अगर हम कुछ बातों को ध्यान से समझ लें। पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश ऐसे में जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो, एक गलती आप करते हो और वो ये है कि आप प्री राइटिंग में से खुद को कभी नहीं गुजारते। प्री राइटिंग से क्या मुराद होता है उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। और आप फील कर रहे होते हैं कि वही लैंग्वेज जो डेली लाइफ में आप शायद अपनी चैट में यूज़ करते हैं, वही लैंग्वेज जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, उन्हीं की बेसिस पे आप इसको पास कर सकोगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमारे पास आसान हो। देखिए, बड़े से बड़े राइटर आज तक जितने भी गुजरे हैं और जितने लोग भी सीएसएस पीएमएस में ऐसे पास करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको एग्जाम्स में बैठे बैठे इंस्पिरेशन मिल जाती है कि कहीं से कोई चीज़ आ जाती है और वो बता देती है, गाइड कर देती है कि ये तुमने लिखना है, या उसको जो है वो लिखना शुरू कर देता है। अच्छे राइटर्स के लिए कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स ये हैं कि गुड राइटर्स प्री राइटर प्लान, वो प्लान करते हैं, वो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, चेक करवाते हैं, एडिट करते हैं और फिर अगला लिखता है। सो राइटिंग्स जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है। मैं
आपको, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे बताएं कि अभी आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। आपके माइंड में, अभी आप क्लास ले रहे हैं लेकिन आपके माइंड में पिछली बातें, सारा दिन जो है जो कुछ हुआ वो सरगुज़श्त से चल रही है। सो अगर आप बात करो कि what happened in early in the morning when you were taking your breakfast, how was your day at your job, what you are going to do after this class, so you know a lot many things are going on in your mind simultaneously. सो हमारे पास राइटिंग जो है वो एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपने अपनी सारी की सारी अटेंशन को फोकस कर दिया, पुट कर दिया, फिर उसके बाद लिखा। और गुड राइटर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्री राइट करें। प्री राइट करना कैसे है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट येट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राइटिंग इज़ नॉट एज सिंपल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कि बाकी चीज़ें हैं। ये प्रोसेस इतना मुश्किल भी हो जाता है उन लोगों के लिए कि जो लोग इसको तवज्जो से नहीं अटेंड करते। बाज़ औक़ात उन्हें अगली स्टेजेस पे, पिछली स्टेजेस पे जो है वो जाना पड़ेगा, और जब उनको रिलेट चीज़ें नहीं करनी आएँगी तो मसला हो। सो हम छोटे-छोटे स्टेप्स में चीज़ों को समझेंगे एंड वी विल ट्राई कि हम चीज़ों को बड़ी आसानी से, बड़े सिस्टमैटिक वे में जो है वो समझ सकें। एक चीज़ याद रखिएगा, व्हेन आई से राइटिंग, राइटिंग इज़ पर्सनल। आप सीएसएस पीएमएस में जब भी कोई ऐसे लिखते हो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप किसी भी पॉइंट की तरफ जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से जो फ्लो चल रहा है, लोगों ने जो बातें की हैं, यू आर नॉट बाउंड टू टेक ओनली दोज़ थिंग्स। सो टू पीपल दे मे डिसएग्री टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन वो चीज़ें आपको ये भी समझनी होगी कि आपकी राइटिंग्स में इतना दमख़म होना चाहिए कि वो आपके राइटर को, आपके रीडर को रीअश्योर कर सके कि व्हाटएवर यू हैव सेड दैट इज़ अप टू द मार्क। यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड कंपोज़िशन। लेकिन ये तो सर बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं, जो हमें पता है कि हमें अच्छा लिखना है, हमें ये लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे? ये तो हमारे पास क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जनाब प्री राइटिंग की। लेकिन प्री राइटिंग में आप अपने पढ़ने वाले को, अपने रीडर को जो है वो एक आइडिया, इंफॉर्मेशन तो देते हो, लेकिन प्री राइटिंग जो है, सॉरी, राइटिंग में आप अपने रीडर को इंफॉर्मेशन तो देते हो, प्री राइटिंग में आप खुद वो इंफॉर्मेशन परसीव करते हो। आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप अगले ही लम्हे उसके ऊपर पेपर पे लिखना शुरू कर दें? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उसके ऊपर जो है वो जॉट डाउन करना शुरू कर दें चीज़ें। यू विल टेक योर टाइम एंड वंस यू टेक दैट टाइम, अब ये प्री राइटिंग वो पर्टिकुलर फेज है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख रहा था, क्योंकि इसी में आपने अपनी डायरेक्शन को चूज करना होता है, इसी में आपने अपने टॉपिक को चूज करना होता है, इसी में आपने अपने माइंड के अंदर आइडियाज को इकट्ठा करना होता है, इसी में आपने देखना होता है कि ये इंफॉर्मेशन मैं कहाँ कहाँ से लाऊंगा और कौन कौन सी लाऊंगा। And let me answer this question in very clear and lucid words। ये इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ से आएगी, ये आज की हम क्लास के सेक्शन 3 में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको किताब की कुछ लाइनें बताऊंगा, कोट्स बताऊंगा कि ये लाइन है, ये किताब किताब है और इसकी ये वाली लाइनें आप अपनी नोटबुक में नोट करते चले जाओ और इस वाले ऐसे के अंदर आप पुट कर सकते हो। आप अपना थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, कैसे बनाते हो, एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हो, ये आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू नहीं कर देता। इसी तरह से जब आप लिखते हैं, मल्टीपल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप इस काबिल होते हो कि आप जो बातें लिख रहे हो उसके ऊपर आपको पता चलता है कि ये वर्थ इट है। सो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो प्री राइटिंग का एक्सपोजर है, वो हमें कुछ चीज़ें सिखाता है। प्री राइटिंग में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है, और वो ये चीज़ आपको ये समझनी है कि आपको अपना काम समझ में आना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी 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 पर्टिकुलर थिंग कि आपका जो ऑडियंस है वो सीएसएस पीएमएस का पेपर चेक करने वाला, या आपके जो है वो आईबी का पेपर चेक करने वाला, या किसी भी ऐसे हमारे पास कंपटीशन जुडिशरी का पेपर चेक करने वाला एक ऐसा पर्सन है जो आपके पेपर को बड़े अच्छे से समझता है।
आप अपने ऑडियंस को समझ के लिखिएगा। अगर मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस जो हैं वो कुछ लेमैन हैं, कॉमन मैन हैं, तो उनके लिए मेरी बात करने का अंदाज और होगा। आप एक बच्चे से बात करते हुए गुफ्तगू में अंदाज और रखते हैं, बट वेन एवर यू टॉक टू एन एडल्ट, योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो इन योर पेपर यू आर गिवन समथिंग, आपको कुछ असाइनमेंट्स जो है वो दी जाती हैं आपको। आज तक एकेडमिक लाइफ में आप लिखते आते हैं, और एकेडमिक्स वाली लैंग्वेज ही जब आप सीएसएस में या पीएमएस में अप्लाई करते हो अपने एसए के पेपर में, तो वो जनाब आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टॉपिक। जो पेपर में सबसे पहले आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ टॉपिक। I don't know. I am still at my wits' end. Why the people, even after practicing hundred and thousand times, they do not know कि हमने कैसे जो है वो टॉपिक को समझना। हमारे कोऑर्डिनेटर ने फेसबुक पेज पे बड़ी अच्छी एक पोस्ट लगाई हुई थी कि पेपर में टॉपिक आया पॉवर्टी पे, तो उसने क्या किया कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो स्टूडेंट ने लिखा कि मैंने इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी, इंडिया के अंदर पॉवर्टी, सब कुछ मैंने लिखा है। तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ था नहीं लिखना था। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक इज समथिंग जो आपको गाइड करेगा। टॉपिक इज समथिंग दैट इज लाइक द मैजिकल वर्ड। जैसे कभी खुल जा सिम सिम कहने से गार खुल जाया करती थी, इसी तरह से आपके सीएसएस की दुनिया, सीएसएस की गार खोलने के लिए ये टॉपिक आपको बताएगा। ये वो स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे एज अ राइटर आपको फोकस करना है। ये वो मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपके लिए सीएसएस की गार को खोल देंगे। और अगर इस टॉपिक को गलत समझ लिया, गलत डिसाइफर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि सीएसएस की गार तो नहीं खुलेगी, एक चांस ज़ाया हो जाएगा, और ये इनाम के तौर पर 11 के 11 बाकी पेपरों में भी फेल करवा देगा। ऐसे में फेल हो गए, बाकी सब में फेल हो गए, क्योंकि सब में फेल हैं तो मतलब एक में फेल है, सब में फेल है। फिर वो ऐसे रहे, या यूएस हिस्ट्री है या कोई और सब्जेक्ट है, इट डजेंट मैटर। सो हमें जब ये देखना है कि क्या मैं कोई टॉपिक लेता हूँ, क्या मैं एक ब्रॉड टॉपिक तो नहीं ले लेता। ब्रॉड टॉपिक से क्या मुराद है, एनवायरनमेंट है, लिटरेचर है एंड स्पोर्ट्स है। अच्छा, जब हमने ब्रॉड टॉपिक कहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रॉड टॉपिक, क्या समझ में आता है ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं वो क्या होते होंगे। ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं वो, डू यू थिंक कि ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं वो कवरेबल नहीं है, या आपको लगता है कि ब्रॉड टॉपिक्स वो हैं जिनमें हम जो हैं वो अपने पेपर्स में कवर नहीं कर सकते। ब्रॉड टॉपिक, व्हेन आई से ब्रॉड टॉपिक, इसका मतलब ये है कि जिसको आप सिंगल ऐसे के अंदर हैंडल ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एग्जामिनर इज आस्किंग क्लाइमेट चेंज, सिंपल जो है वो आपके पास क्लाइमेट चेंज है, इट मीन्स इट इज अ ब्रॉड टॉपिक। अब देखें, लिटरेचर के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, स्पोर्ट्स के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। सो मेक इट श्योर कि जब आपके पास आपका पेपर आता है, यू आर नॉट टेकिंग ब्रॉड टॉपिक्स। ये वो वाला स्टेप है जिसे खुदारा फॉलो करने, ये नईम साहब ने शेयर भी कर दिया, खुदारा फॉलो कर लीजिए। मिस्टेकनली ब्रॉड टॉपिक ले लिया, ब्रॉड टॉपिक को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। यू कैन राइट 100 and 1000 बुक्स ऑन इट। अब आपने जब जो है वो उसके साथ लिखना शुरू किया, तो ब्रॉड टॉपिक के साथ काम करना शुरू किया, आप उसे कितना स्पेसिफिक करेंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हमारे पास जो है, जब भी आप अपने टॉपिक को लेते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और जब आप ब्रॉड से जो है वो स्पेसिफिक की हम बात करते हैं, तो आई मीन कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो चूज करना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक आपको चूज करना चाहिए जिसमें आप सारी की सारी चीजें जो मालूमात आपके पास है उसको लिख सकें, उसके ऊपर बात कर सकें। आपको पता हो कि मेरे पास जो है वो आई हैव 3 hours टू राइट, मेरे पास 3 घंटे हैं और इसमें मैं लिख सकता हूँ। सो द वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्रॉड एंड द नैरो टॉपिक्स, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये टॉपिक ऐसा है, लिटरेचर है, क्या मेरे पास इतना वसी टॉपिक है, क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस पे लिख सकता हूँ। तो यू विल फाइंड द आंसर, नो मैं इस पे नहीं कर सकता। आप जब आप सब्जेक्ट्स को उन्हीं के ऊपर लिख सकते हैं जिनको आपने नैरो डाउन किया है। लेकिन नैरो डाउन करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है, एक तरीके का एग्जिस्ट करता है। एंड यू नो व्हाट इज दैट, जब हम नैरो डाउन उनको करना चाहते हैं,
नैरो डाउन करने के लिए एक एक हमारे पास तरीके का एग्जिस्ट करता है। वो ये एक छोटी सी डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर आपने इसको नैरो डाउन करना समझ लिया तो द थिंग्स विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। आप चाहें तो इसे जूम इन कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो ये एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, जब आप टॉप पे अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो बहुत 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 जनरल बात है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फार्मिंग है, यहाँ पे हमारे पास एडवर्टीजिंग है। ठीक है। तो अब हमारे पास एडवर्टीजमेंट पे अगर आपके पास ऐसे आ गया, आप इसे फील करोगे कि आई शुड नॉट टेक इट। या अगर आपने इसको टेक करना भी है, खुदा ना खास्ता, वैसे ऐसा होता नहीं है, आपके पास सारे के सारे ब्रॉड टॉपिक्स आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको नैरो डाउन कैसे करना। सो ब्रॉड टॉपिक्स को नैरो डाउन करने का फन। अब हमारे पास ये, मुझे बताएं जरा, मैंने लिखा म्यूजिक इन, अच्छा मैंने सिर्फ लिखा म्यूजिक, क्या ये ब्रॉड टॉपिक है या एक नैरो टॉपिक? म्यूजिक ब्रॉड है तो बी लिखेंगे, और अगर आप समझते हैं नैरोड है तो आप एन लिखेंगे। जी। बाकियों को क्या लगता है? सोहा को क्या लगता है? ब्रॉड है। अच्छा मैंने लिखा म्यूजिक इन माई कंट्री, क्या ये ब्रॉड है या ये एक नैरो टॉपिक है? म्यूजिक इन माई कंट्री, म्यूजिक इन माई कंट्री। और अगर मैंने ये कहा म्यूजिक इन माई टाउन, दोनों में से फर्स्ट वाला ब्रॉड है या सेकंड वाला नैरो है? कौन सा वाला नैरो है? अब हमारे पास ये जो है, आपने टॉपिक चूज करते हुए ना तो इतना ब्रॉड ले लेना है कि उसके ऊपर लिख ही ना सको, ना इतना स्पेसिफिक ले लेना है कि जिसके ऊपर आप फिर भी जो है वो डिटेल्स देने के बाद जो है वो आप रुक जाओ। जस्ट इमेजिन, अगर आपको लिखना पड़े म्यूजिक इन माई सिटी, तो आप उसके ऊपर 3000 वर्ड्स कभी भी नहीं लिख सकोगे। आप उसके ऊपर कभी भी ज्यादा नहीं लिख सकोगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक टॉपिक वो लेना है जो मिडिल रेंज के अंदर फॉल करता है। एडवर्टीजमेंट थी, उसने नैरो किया टीवी एडवर्टीजमेंट को। सो हमारा जो सफर है वो चलता है, वेरी जनरल से हम आते हैं लेस जनरल की तरफ, फिर यहाँ से हम लोग जो है वो लेस जनरल से आते हैं जनरल की तरफ, फिर मोर स्पेसिफिक और फिर वेरी स्पेसिफिक। ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। सो अब आपने क्या किया, आपने अपना टॉपिक जो है वो आपको मिल गया, पेपर में बैठे हैं, आपके पास आपका टॉपिक, आपने चूज कर लिया कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अब आपके पास अगले ही लम्हे ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे इस पर बात क्या करनी है। अब आप क्या करोगे कि आखिर वाली शीट पे चला जाओगे और उसके ऊपर एक हेडिंग दे दोगे, रफ वर्क। रफ वर्क की हेडिंग देने के बाद आप जो है वो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको जो है वो क्या करोगे, उसको वहां पे मेंशन करना शुरू कर दोगे। कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। ऊपर लिखोगे टॉपिक, और टॉपिक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है जो उसने स्पोर्ट कर रहा है उसको आप बताना शुरू कर दो। अब आपके लिए लाजमी है कि आपके जहन में एक अच्छा खासा आइडिया हो, जो आपने डेली डॉन को पढ़ रखा है, कि वो इंफॉर्मेशन ही उस टॉपिक के बारे में इकट्ठी की हो जो आपने डॉन को पढ़ा और अपना रजिस्टर मेंटेन किया। मैं आपसे अक्सर औकात ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और दोबारा मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप डॉन को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। पेपर में कोई अचानक से नहीं हो जाएगा कि आप सारी की सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आना शुरू हो जाए। ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कहना कि मैं जब पेपर में बैठूंगा तो मुझे सारी की सारी चीजें जो है वो याद हो जाएंगी, आती होंगी कि इसमें क्या लिखना था, इसमें क्या नहीं लिखना था। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए प्लीज मेक इट श्योर कि आपने अपनी नोटबुक पे लिख लिया है जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, डॉन को या कोई भी वर्दी पेपर को जो है, जी जी मैं वही बताने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ। आपने जब भी पढ़ना है, आपने कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब वो क्या हो सकते हैं? आपने सबसे पहले देखना है कि कोई एन की डॉट, ANECDOT, एन की डॉट जो है वो, अगर आपको वो मिलता है
तो वो आपने जरूर ले लेना है। एंटीडोट क्या होता है? किसी की पर्सनल कहानी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जस्टिस जो ख्वाजा जवाद जो हैं, वो उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसके अंदर वो जो है वो एंटीडोट की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की कोई एंटीडोट है, ठीक है, अलामा मोहम्मद इकबाल की कोई एंटीडोट है, ठीक है, बराक हुसैन ओबामा क्या एंटीडोट है। एंटीडोट कहते क्या है कि मैंने देखा कि मैं अपने वतन के लिए लड़ रहा हूँ। तो कुछ भी कह लें कि जिस तरह से हमने ये कहा कि एक नौजवान था जिसका नाम मोहम्मद अली था। देयर वाज अ बॉय whose name was Muhammad Ali. He was studying day in and night out. He was determined to change the fate of his nation. He was burning the midnight oil. और बाद में जो है वो मोहम्मद अली ने क्या किया, उसने दुनिया को मोहम्मद अली जिन्ना बन के दिखाया, और आज दुनिया उसे कायद आजम के नाम से जानती है। ये एंटीडोट था। इसके अलावा आप कोशिश करोगे कि डॉन को पढ़ते हुए सारे के सारे कुछ टॉपिक्स हो आपने अपने ऊपर फर्ज कर लेने हैं, जो कि मैंने अब यहाँ पे इसके अंदर लिखने लगा हूँ। पहले नंबर पे, अगर आपको कोई डाटा उसमें नजर आता है जो कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि हेल्थ से मुतालिक कुछ भी है, कोई रिपोर्ट है, कोई सर्वे है, कुछ भी लिखा हेल्थ के बारे में, वो आपके रजिस्टर की जीनत बन जाना चाहिए। आर्टिकल ऑफ द डे डेली बेसिस पे आपको रिकमेंड कर दिया जाता है, करते रहेंगे। तो क्या है, जिशान साहब, हमारे फेसबुक पेज पे भी ये मौजूद होता है। तो हेल्थ से मुतालिक जो है जो भी डाटा मिला उसको पिक कर लें। इकोनॉमी जो हमारी कभी ठीक नहीं होनी, इससे मुतालिक जो भी डाटा मिला इसको नोट कर लिया। एजुकेशन से मुतालिक जो भी डाटा मिला नोट कर लिया। जुडिशरी से मुतालिक जो भी डाटा मिला नोट कर लिया। जस्टिस से मुतालिक जो भी डाटा मिला नोट कर लिया। इनके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन और कहाँ से आएगी? फॉरेन अफेयर्स से। वो जो हमारे पास फॉरेन अफेयर्स है, इकोनॉमिस्ट है, वीकली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि आपको एक आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में से भी रिकमेंड किया करें यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी टॉपिक नोट कर लो। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई चीज आएगी नोट करते चला जाओ, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे जो है वो कोई चीज है, कोई रिपोर्ट नजर से गुजरी है, नोट कर लो। इसके अलावा साइंस से कुछ चीज है, साइंस या टेक्नोलॉजी से, नोट कर लोगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिका है, नोट कर लोगे। सिक्योरिटी से मुतल्लिका है, नोट कर लोगे, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं, जब ये इंफॉर्मेशन आप नोट करते चले जाओगे तो एक वक्त वो आ जाएगा कि आपको पेपर के अंदर जो है वो बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, और आप फैक्ट्स और एग्जांपल्स जो है वो खुले में दे सकते हो। आपके आइडियाज देखें, पेपर में बैठे हुए आपके एग्जामिनर को नहीं पता कि जिशान ताहिर ने क्या लिखा है, सरमद मलिक ने क्या लिखा है। अब मैंने कहा कि उसको नहीं पता, हालांकि उसने तो पेपर पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखा से मुराद ये है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले ये क्या लिखते रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। वो 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में जो आपने लिखा, ही इज गोइंग टू टेक हिज डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब पेपर में जब भी टॉपिक आया तो अपने आप से टॉपिक पकड़ते ही एक सवाल पूछा, और वो सवाल क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जनाब, मुझे इसके बारे में क्या थ्योरेटिकल मॉडलिंग का मुझे पता है, कि मुझे फ्रेमवर्क आता है कि मैंने करना क्या है, क्या मैं इसके ऊपर जो है वो काम कर सकता हूँ। और काम करना किस तरह से होगा? सबसे पहले दिमाग के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चीजें, के पहले तो ये आएगा कि क्या मैं काम कर सकता हूँ, इज इट डिफिकल्ट कि मैं इसको लूँ, या आई कैन डेफिनेटली टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई कैन वर्क ऑन इट। जैसे एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है, मुख्तलिफ चीज़ों को वो रिपोर्ट करने के लिए खुद से क्वेश्चंस पूछता है ना, लोगों से क्वेश्चंस पूछता है, मल्टीपल चीज़ों से अपने आप से क्वेश्चन पूछा है। अगर तो जवाब मिलता है कि हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, देखो, एक ऐसे जब लिखना शुरू कर दिया तो उससे वापसी नहीं हो सकती है। इट इज़ नॉट ए रफ वर्क है जिसमें थोड़ा सा लिखा और उसके बाद सोचा कि चले मैं अब इस पे यू टर्न ले लूंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उस पर जो है वो बाद में जा सको। अगला स्टेप होगा ब्रेन का, ब्रेन
दिस टाइम यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। जरा वर्ड पे गौर कीजिए। दिमाग आपका अपना है, लेकिन उसमें तूफान को बर्पा करना, तूफान बर्पा होना चाहिए वहां। अब उसमें जो तूफान होगा वो क्या होगा? वो मुख्तलिफ आइडियाज आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। जिस तरह से आपके पास जो है वो, मान लीजिए कि जिस तरह से कोई छतरी होती है, कोई अम्ब्रेला होती है। अब वो अम्ब्रेला के ऊपर, अब यहाँ पे नीचे वो बारिश गिरती चले जाती है। ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीजें आ जाएंगी। आपका माइंड बड़ा पावरफुल है, ब्रेन बहुत पावरफुल है। अब मैं अभी आपसे कहूँ ना कि अपने माइंड से 5 बजे पूछो, 5 बजे पूछो कि क्यों सुबह आपको छुट्टी करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपका माइंड आपको वजह बता देगा, हाँ रिलैक्स करना चाहिए, अगर आप जॉब पे जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। अगर आप अपने माइंड को कहो ना कि मुझे आसमान पे जाना है, मुझे यूरोप जाना है, मुझे कोई रास्ता बताओ, ये रास्ते बताएगा। जैसे गूगल आपके सामने आंसर्स बताता है ना, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इस माइंड को कहते हो ना कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये बताएगा कि हाँ तुम वाकई में ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे पास ही नहीं कर सकते, तुम तो लिखते ही नहीं हो, तुम तो काम ही नहीं करते हो। तो बिल्कुल ऐसा। अगर आप इसे कहोगे कि तुम्हें ऐसे पास करना है, तो फिर ये आपको वजह बताना शुरू कर देगा। हाँ तुम्हें ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे पास सबसे पहले आती है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी एक तरीकेकार है। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के मेथड के ऊपर चलते हैं, जब उसकी हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक तरीकेकार ये आ जाता है कि अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हमने कर दी, लेकिन क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम इस काबिल हैं कि हम चीज़ों को समझ चुके हैं, ये समझ सकेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे इस स्टेप पे आपको स्पेलिंग की या पंचुएशन की जरूरत नहीं है, उसके बारे में माइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ लिखने हैं, उन आइडियाज को क्रॉस करते चलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्रॉस करने से क्या मुराद हुआ? क्रॉस करने से मुराद ये है हमारे पास, मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए हम जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, मैं इसका पेज नंबर 33 पे, 34 पे, उससे मुझे जो है वो बताया कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज मेक इट श्योर कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपका वो ये है कि आपने अपनी थिंकिंग को आज़ाद कर लिया। क्या ऐसे का टॉपिक मिला, अब आपने उसके बारे में सोचा, सोचने के बाद आपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये वाली चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको बताता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो यहाँ पे इसने किस तरह से किया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे ये हुई हुई है। ये एक बच्चा है, उसने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। आप ये द नोट्स देखें, उसने लिखा है गोल्फ इज माई लाइफ, आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग हु आई एम विदाउट इट। कि गल्फ के ऊपर उसने नोट्स बनाया, आप इस तरह से बना सकते। आई लव टू बी आउट ऑन द कोर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स बीन एम्बैरेसिंग एंड स्ट्रेसफुल समटाइम्स। अब बनाने के बाद उसने देखा कि नहीं यार, इसमें तो काफी चीजें जो है वो मुझे काटनी पड़ेंगी, मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। सो जब उसने जो है वो गल्फ के बारे में आपको जो भी टॉपिक दिया, उसने देखा कि हमारे पास जो है वो गल्फ ये वाली चीजें हैं, गल्फ के बगैर मैं रह नहीं सकता, मेरे पास यहाँ से ये है, ये वाली चीजें हैं। तब वो इसमें से बहुत सी चीजें जो है वो क्रॉस कर सकता है, बहुत सी चीजों को वो क्रॉस कर सकता है। और जब वो क्रॉस करता है, तो फिर उसके पास जो है वो एक पिक्चर आती है, और वो पिक्चर जो है वो बड़ी क्लियर आती है, वो बड़ी वाज़ेह आती है। और वो पिक्चर हमारे पास क्या आती है? वो पिक्चर हमारे पास जो है वो, यहाँ पे इसने शायद क्रॉस नहीं किया, कि वो क्रॉस मल्टीपल टाइम्स पे उसको जो है वो क्रॉस कर सकता है। कि हम लोग जो हैं गल्फ के बारे में ये चीज़ें मुझे मुझे नहीं अच्छी लगती, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर ऐसे तो है नहीं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो जो माइंड में आया वो लिखते चले गए, और बाद में आपने फील किया कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं थी, उसको क्रॉस कर लिया। अभी तक टॉपिक चूज किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। और ये प्रोसेस कहने को बहुत आसान सा लगता है हमें, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग वो है कि जिसमें हमने जो है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं की इस चीज़ की कि हमें जो है वो ग्रामर क्या है, पंचुएशन क्या है, इस चीज़ की हमने परवाह नहीं की। हमने सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह की कि हमें आइडियाज क्या आते हैं। हमें ये पता चला कि भाई जो ऐसे हम लिखने जा रहे हैं कि उसमें हमारे पास हायरार्की ऑफ आइडियाज हैं, क्या कुछ क्रिएटिविटी है। और आप अपने एग्जामिनर को हजूरे वाला धोखा नहीं दे सकते, यू कैन नॉट चीट योर एग्जामिनर। आपका एग्जामिनर सेकंड्स में आपको पकड़ लेता है कि अगर आपने देखा कि खुद से ही कोई झूठी कोट्स बना के मैंने उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की।
यू कैन नॉट चीट योर एग्जाम में। आपको रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जवाब मिलता है हाँ। अब मुझे जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में पता चल गया, टॉपिक भी चूज कर लिया, मिडिल सा एक टॉपिक लिया, ना ब्रॉड लिया ना नैरो लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। अब आगे क्या करना है? अब आगे आप चाहो तो क्लस्टरिंग की तरफ जा सकते हो। क्लस्टरिंग इज अ मेथड जिसमें आपने टॉपिक को रखा दरमियान में, प्लेस योर टॉपिक इन अ सर्कल। अब लाइनें लगाना शुरू कर दी कि जिसमें आपने लिखना शुरू कर दिया कि मेरे माइंड में ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड आना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो मेरे माइंड में इकोनॉमी आना शुरू हो गया, हालांकि पाकिस्तान एक ब्रॉड टॉपिक है। इकोनॉमी आना शुरू होगी, टेररिज्म आना शुरू होगी, मल्टीपल चीजें आ रही हैं। मेरे माइंड में आना शुरू हुआ पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट, जुडिशरी आ गई। मेरे माइंड में जो है वो ये आ गया कि आइन यहाँ पे मजाक है, टेटर्स रहता है, 90 दिनों में नहीं माना जाता। मेरे माइंड में आ गया कि पॉलिटिशियंस को अगला बंदा हुकूमत करता है उसके बाद वो जेल में जाते हैं। मेरे माइंड में आ गया कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करती है। मल्टीपल चीजें मेरे जहन में आ गई, इन्होंने पाकिस्तान लिखा। अब आपके पास जो है वो क्लस्टरिंग ये तरीकाकार कहलाता है। और क्लस्टरिंग जो है वो आपको माइंड माइंड में आपको आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में मदद है। दोनों की दोनों टेक्निक्स बड़ी मजे की टेक्निक्स हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी वाली टेक्निक्स को जो है वो फॉलो करते हो। मिसाल के तौर पर क्लस्टरिंग हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, चलिए मैं आपको क्लस्टरिंग दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो क्लस्टर डायग्राम है। गल्फ हैज टॉट मी अलॉट, ये उस बच्चे ने जिसका ऐसे था, उसने लिखा गल्फ हैज टॉट मी अलॉट। अब यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लिखा, रिफ्लेक्सिव बेनिफिट्स, अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, फिजिकल डिमांड्स, सोशल वैल्यूज। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ यार मुझे जो है वो ये वाली चीजें इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। अब जब आपने इसके ऊपर लिखना शुरू किया तो देन आपको पता चलेगा कि हाँ इसके ऊपर क्या क्या लिख सकता हूँ। इसके ऊपर मल्टीपल वेज जो है वो इसमें मैं क्या क्या बात कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक मैं आपको समझा पाया कि आपके पास जो है वो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, क्लस्टर डायग्राम क्या होता है? कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको? ऑल द थिंग्स आर क्लियर कि ये दोनों होती क्या हैं, ईशान, ताहिर, सरमद, सोहा? अच्छा। अब हमने लेकिन ऐसे अभी हमने लिखना शुरू नहीं किया। इस दफ़ा मैं अर्ज कर रहा था कि सीएसएस में जो मुख्तलिफ लोगों की डीएमसीज आई, मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट की कि डीएमसीज जो हैं वो मंगवा लें कुछ लोगों की कि हम देख सकें। हमने रिक्वेस्ट पोस्ट की तो मेरे पास जो है वो शॉर्ट से टाइम में 200 से लेके जो है मेरा ख्याल है को 300 तक जो है वो डीएमसीज आ गई। अब डेफिनेटली मुमकिन नहीं था कि इतनी ज़्यादा डीएमसीज को देखा जाए और स्टूडेंट्स को गेट बैक किया जाए, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि इन 200 से 300 में से हमारे पास जो है वो 250 के करीब तो सिर्फ इंग्लिश एसए में फेल थे, सिर्फ इंग्लिश एसए में। बाकी जो है वो रेशो थी यूएस हिस्ट्री की। आपको पता है कि एग्जामिनर पिछले साल से यूएस हिस्ट्री के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है, और इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उस सब्जेक्ट को नहीं लीजिए। हजूर वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्लस्टर जो है ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास रिसर्च मौजूद होती है। जब आपने अपने टॉपिक्स के बारे में इनफ रिसर्च की है। आप टॉपिक के बारे में तो रिसर्च सर आप कैसे कर सकते हैं वहां पे पेपर में बैठ के? इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपने जब तमाम की तमाम चीजें जब डॉन को आप पढ़ा करते थे, तो वो उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स याद किए हुए थे, जो फैक्ट एंड फिगर्स जहन से गुजरे थे, उनको वहां पे अप्लाई करना। एक चीज याद रखिएगा, जब आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको ये लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मुझे तो सब कुछ भूल गया है। याद रखो ऐसी फीलिंग सबकी होती है। तो इट इज नॉट ए न्यू थिंग। यू पीपल आर नॉट द नॉवेल वन के जिनको ये फीलिंग्स आ रही। ये सबके जहन में यही आ रहा होगा कि यार ये तो मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। लेकिन आपके माइंड में चीजें सस्टेन करती हैं, रहती हैं। अब आपको जो है वो चीजें कहाँ से आएंगी? रिसर्च जो है वो बताएगी। ठीक है, रिसर्च जो है वो आपको बताएगी। और वो ये आपको बताएगी कि जनाब आपने जब चीजें जो है वो देखी, तो रिसर्च बेस्ड जो है वो थिंग्स आपके पास होनी चाहिए। उसने रेफर किया है हमें पेज 238 पे, चलिए जरा
देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है पेज 238 पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो है कुछ चीज़ों को उसने रेफर करने की कोशिश की कि डिवाइडेड माई टाइम, आई डिवाइडेड वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारे पास बाद में चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी उसने जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आई थिंक बनाई है। और हम चाह रहे हैं ये, यस, राइटिंग विद अ सोर्स। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप लिखते हो, ये रिसर्च आर्टिकल्स, ये जो आप चीज़ें डॉन में पढ़ते हो, आपके पेपर में चीज़ें तभी वर्थवाइल होंगी कि वो आपके पास एक सोर्स मौजूद है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने पेपर में लिख दिया आई एम ब्लाइंड फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ब्लाइंड, बात ये भी ठीक है। अगर किसी ने लिखा वट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, ah I cannot see it, I cannot see it because I am blind। मुझे बताइएगा दोनों में से इम्प्रेशन किस चीज का बेहतर है, सेंटेंस वन का, सेंटेंस टू का? कौन आपकी इमोशंस पे हिट करता है? सेंटेंस वन आपकी इमोशंस पे, फीलिंग्स पे हिट करता है, सेंटेंस टू आपके जो है वो इमोशंस पे हिट करता है। सेंटेंस वन है आई एम ब्लाइंड, स्टेप टू है, सेंटेंस टू है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, आई कैन नॉट सी इट बिकॉज आई एम ब्लाइंड। सेंटेंस टू हमें हिट करता है। जब हमें लिखते हुए आमिर साहब, जब हम लिखते हुए फील करते हैं कि हमारे अल्फाज अगले की पर्सनालिटी, उसके माइंड पे, उसकी पर्सनालिटी पे हिट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, अंदाजे बयां जो है वो, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। आपको अपना एक्सप्रेशन बेहतर करना है, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि आपके पास रिसर्च मटेरियल होना चाहिए। वो रजिस्टर जो आपने डॉन को फॉलो करते हुए बनाया ना, डॉन को बाइबल कहा जाता है सीएसएस का, सो उससे बनाया। अब वहां से आपके पास जो है वो आपने कोट करना है। और कोट करने का क्या तरीकेकार होगा, एक बात यहाँ पे लिखी मुकम्मल तौर पे आपने, अब यहाँ पे जो है वो उसका नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल डॉन से लिखा, डॉन लिखा, और डॉन की अगर डेट याद है तो ठीक है, वरना महीना याद है तो वो लिखते हैं, वो भी नहीं याद है तो डॉन 2023 लिख दो, पता चले कि 2023 में आपने कोट किया। मंथ याद है तो लिखते हैं नवंबर 2023, दिसंबर 2023, वगैरह वगैरह वगैरह। इसे कहते हैं प्रॉपर कोट करना। राइटिंग्स के ना कुछ फॉर्मेट्स पाए जाते हैं, अभी आपको उनको नहीं देखना, एमएलए फॉर्मेट है, एपीए फॉर्मेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें प्रॉपर तरीके से जो भी कोट देंगे उसको हमें जो है वो रेफर करना होगा। सो जी आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना होगा। थीसिस स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। आपको कोशिश करना होगा कि आप जो है वो स्पेसिफिक जो है वो मेमोरेबल वर्ड्स या की टर्म्स को यूज करें। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच हर एक को याद है कि आप आज़ाद हैं पाकिस्तान में अपने मंदिरों में जाने के लिए, ठीक है, अपने जो है वो टेम्पल्स में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए। सो ये है हमारे पास रिसर्च जो है वो, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हमारे पास, रिसर्च बेस्ड राइटिंग के, जिसमें हमने क्या किया कि रिसर्च जो है वो की और रिसर्च के ऊपर जो है वो बातें बताई। सिंपल सी बात की, पहला ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर हमने क्लस्टर की तरफ चले गए, दोनों में से अगर ब्रेनस्टॉर्म अच्छा लगता है उसको कर लो, फिर रिसर्च बेस्ड। आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारे पास कि जब आपने जो भी बात लिखनी है, उसको आपने एक चीज देखनी है कि आपने क्रिएटिविटी को उसमें हिट किया हो। आप क्रिएटिविटी को जो है वो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें क्रिएटिविटी को। देखें, आपने अगर चीजें इधर उधर से पकड़ के जंबल अप कर दी, आपने उन्हीं को चीजों को जो है वो बार बार बयान कर दिया, जो आप लगते हैं एक एक वर्ड में अक्सर बताया करता हूँ, अर्ज किया करता हूँ, वो है हमारे पास क्लिशे, CLICHE क्लिशे। एक वर्ड इतनी दफा हुआ, इस्तेमाल हुआ कि वो अपनी हुस्न को खो बैठा, वो हमारे पास क्लिशे कहलाता है। सो ब्रेवली एक काम करना शुरू कीजिए, और वो काम आपके पास ये है कि आपने अपने राइटर को ये चीज बावर करवानी है कि हाँ मुझे जो है वो तुम्हें पास करना चाहिए, और वो पास करेगा। जब आप उसे जो है वो ये चीज अपनी राइटिंग के जरिए बताएंगे कि हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ कि आप मुझे पास करें, तो वो फिर आपको पास करके दिखाएगा। लेकिन अगर आपने काम यही किया
कि आप यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो ऑब्वियसली ब्रेवरी के साथ अगर आपने नहीं लिखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो CSS फिर सब लोगों को, और ये ऐसे जो है वो बहुत से लोगों को उड़ा देता। हम लोग जो है वो अक्सर बात करते हैं, ये जो स्टेप्स हमने लिए, टॉपिक आया नैरो था, हमारे पास ब्रॉड था, और क्लस्टर बनाया, उसके बाद हमने जो है उसके रिसर्च देखी कि हमारे पास मटेरियल क्या है, फिर हमने अपने थीसिस स्टेटमेंट को भी अपने रफ वर्क में ही सोच लिया। अब हमने यहाँ पे ये देखने की कोशिश की कि हमने जो आइडियाज जनरेट किए हैं, क्या हमारे आइडियाज इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो कंट्रोलिंग आइडियाज हैं। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब जो है वो हमारे पास सादा लफ्जों में कि जो पूरे के पूरे ऐसे की जान है, जो ऐसे का मेन आइडिया। दूसरे लफ्जों में बात करें कि राइटर आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई ऐसे का ये टॉपिक था, तुम्हारा इसके ऊपर मेन पॉइंट क्या है, तुम क्या कहते हो। थीसिस स्टेटमेंट के मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि आप जो है वो एक सिंपल सी फ्रेज ऐड करोगे, आई थिंक दैट। उसके बाद जो आप बोलोगे वो थीसिस स्टेटमेंट है। मान लो कि मैं पॉवर्टी आपको एक टॉपिक देता हूँ, आपने बस उससे पहले लगाना है आई थिंक दैट, और अब आप मुझे बताएं पॉवर्टी के ऊपर कोई थीसिस स्टेटमेंट बना के दिखाएं। पॉवर्टी, मैंने आपको एक टॉपिक दिया पॉवर्टी, आई थिंक दैट को लगाना है और एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक दैट पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। अब आप जरा बना के देखिए, जरा ट्राई करें इसको बनाने की। ट्राई करें जरा, थीसिस स्टेटमेंट को कुछ भी जनरेट करने की कोशिश करें। आई थिंक दैट के बाद आपने, आप कुछ भी लिखो ताकि पता चले थीसिस स्टेटमेंट क्या है। आई थिंक दैट पॉवर्टी इज a root cause of all the evil acts। ठीक है, शाबाश। शाबाश जी, आगे जी। जिशान ताहिर, ये जरा मुझे बताएं आप। आई एम श्योर यू पीपल आर राइटिंग। इफ समवन इज देयर हु इज नॉट राइटिंग, तो प्लीज इसके ऊपर जो है वो लिखें जरा। आई थिंक दैट पॉवर्टी इज बैकबोन, is the backbone of all the social evils that people are facing these days. Excellent, shabash. Poverty is the root cause of making society unstable. सरमद, सरमद एक हो गया बेटे। Okay, what about Manur, Insra, Dr. Muhammad Amir, and the rest of the people? The impact of poverty on society is far-reaching and multi-dimensional. Okay, I think that आपने नहीं लगाया है इसमें वैसे। It only affects the economic well-being of individuals, but also it not only, but also leads to the social unrest and political instability. Wait, अच्छा एक चीज आपने देखी कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक असर्शन थी। अब आपने देखा थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक असर्शन था, एक पॉइंट था आपके टॉपिक के बारे में। आपने अपने टॉपिक के बारे में अपनी जो राय थी वो दे दी, और आपने बताया, और यही सारी की सारी चीजें इन एक्चुअल आपके ऐसे के पेपर में नजर आनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम जो ऐसे लिख रहे हैं वो ऐसे ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के ऊपर बहस करूंगा, मेरा ये पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको आर्ग्यू करूंगा। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये है, और ये आपको अपने ऐसे लिखने से पहले पता होना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है।
अगर ये थीसिस स्टेटमेंट आपने कुछ ऐसी बना ली जिसको बाद में ऐसे के अंदर फॉलो नहीं कर सके, तो इट मीन सारे का सारा ऐसे बेकार चला जाए। अभी हम यहाँ पे मोटी मोटी बातें कर रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, ऑब्वियसली ये पूरा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से कवर करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेक अबाउट द टॉपिक, ये हमारे पास जो है वो थीसिस स्टेटमेंट, मोर जनरल देन द आइडियाज एंड द फैक्ट्स यूज्ड टू सपोर्ट इट, ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। फोकस्ड इनफ टू बी कवर्ड इन द स्पेस अलॉटेड फॉर द एसेस, ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। देखो, थीसिस स्टेटमेंट के बगैर ऐसे नहीं है, और ऐसे के बगैर थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मोर जनरल होना चाहिए, फोकस जो है वो होना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक क्वेश्चन नहीं हो सकता। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते, एक असर्शन हो। अगर आपने जो है वो आप समझते हो, फॉर एग्जांपल हम यही समझ लें, पॉवर्टी की बात कर लें, तो इस पॉवर्टी एंड इवल फॉर पाकिस्तान, तो ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगा। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एक सिंपल सी एजर्शन होगी। अब जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बातें करेंगे, मजीद बातें करेंगे, आगे डिस्कशन हमारी मुख्तलिफ डायमेंशंस में चले जाएगी। अब यहाँ पे आई एम हैप्पी लाइक लिटरली कि हमारे पास पहली दफ़ा ये सेशन में मेरे पास जो है वो 10 से कम लोग आए हैं, और उसकी वजह ये होती है कि आपका काम इवेल्युएट करना आसान हो जाता है। वरना आपने देखा पिछले सेशन में भी 20+ एंड देयर वर अलॉट मेनी पीपल, तो इतना काम इवेल्युएट हो नहीं पाता। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों ने एक काम ये करना है कि हमारे पास जो है वो 2023 का जो है वो सीएसएस का पेपर उठाएं, पेपर लिया। अब इस पेपर के ऊपर जो है आपने अपनी रिसर्च की, आपने ब्रेनस्टॉर्म किया कि मैं कौन सा टॉपिक जो है वो उठा सकता हूँ। अगर मुझे पेपर ये दिया जाता, कौन से पेपर पे मैं काम कर सकता था, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक। में आपने काम ये करना होगा कि ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, चाहे ब्रेनस्टॉर्म कर लें चाहे क्लस्टरिंग कर लें। पहली एक एक्टिविटी है कि क्लस्टरिंग आप जो है वो कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि मैं ये टॉपिक लिया और जब बताएंगे कि टॉपिक नैरो था, हमारे पास ब्रॉड था, तो उसके बाद उसकी क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग करने के बाद जो है वो एक आइडिया बताया कि मैं इसमें इससे जो है वो चीज़ के ऊपर काम करूंगा, और देन आपने उसकी थीसिस स्टेटमेंट सबमिट करवाई। ये एक काम है जो आप करके अपने ग्रुप में सबमिट करवाओ। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ओके, अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलेंगे। अच्छा, सेक्शन 2 में क्योंकि ऐसे में अब आप लोगों को ये पता चलता है कि सर ये कैसे मुमकिन है कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिखेंगे, किस किस तरह से चीज़ें हमारे पास होंगी। ठीक है, तो हम लोग जो हैं, नईम साहब वो किताब प्लीज़ ज़रा इस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास जो है वो योवल नो हरारी की जो किताब है। ठीक है, बल्कि अगर जो है वो आप अभी कर सकें तो मैं ज़रा ना उस बुक में से कुछ कोटेशंस बताना चाह रहा हूँ, और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आएगा तो उसमें इस कोटेशन को आप लेंगे, एज इट इज़ जो है वो मेंशन करेंगे इस टॉपिक के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक काम कर लीजिएगा, और वो काम आप ये कर लीजिएगा कि इन चीज़ों को अपने पास अलग एक रजिस्टर पे मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने अगर कर दी है तो मैं उसे देखना चाहूंगा। मीनवेल जो है हमारे पास जो है, अच्छा कुछ सेकंड्स दीजिएगा। पहले मैंने सोचा था आपको लिखवा दूंगा, बट अभी जो है वो चूंकि
आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना आसान रहेगा। नहीं, आई एम वेटिंग, अगर आप इसे कर दें तो ओके, आपने कर दी। ओके जी, ये बहुत कम जो है वो पेजेस हैं इसके, और ये हमने जो है वो किताब आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अच्छा, योवल नो हरारी की किताब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है मल्टीपल थीम्स की वजह से। ठीक है, मल्टीपल थीम्स के, अब इसमें ऐसे क्या थीम्स हैं हमारे पास जो हैं, वो अभी आपके सामने आ जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं, जब आप इन किताब को कोट करते हो या कोई भी चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करोगे, तो आपको सबसे पहले जो मसला आएगा वो इसी चीज़ पे आएगा कि मुझे कोट कहाँ कहाँ से लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ये किताब का जो है वो हमारे पास फर्स्ट पेज है, आसानी से मिल जाती है। इन केस के आपको लगता है तो मुझे जो है वो इसमें कोई मसला होगा सॉफ्ट में पढ़ने में, तो आप इसको जो है वो हार्ड में भी परचेज कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास कम्युनिटी वाला चैप्टर आ गया। हम इससे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। अच्छा, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस किताब का। किताब आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल है, सो परेशान नहीं हो जाना कि ये किताब कहाँ से होगी। अब जो है इसमें हमारे पास, मैं आना चाहता हूँ ये वाला जो है वो, इसका पेज है यहाँ पे इन द, मेरे पास कहाँ गया राइटिंग, यहाँ से जो, जब आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको डी ग्लोबलाइज पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन पे बात करनी पड़ेगी कि डेटा जो है वो किस तरह से लोगों ने इकट्ठा किया, किस तरह से जो है वो आपने चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश की। ठीक है, हमारे पास जो है नोवेल जो हरारी की किताब जो है, ये हमें बताती है इन द लॉन्गर टर्म, by bringing together enough data and enough computing power, the data giants could hack the deepest secret of life and then use this knowledge not just to make choices for us or to manipulate us, but also to re-engineering organic life and to create inorganic life forms। ये हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें से आप चाहें तो कोई भी चीज कोट कर सकते हैं, जब आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों जो है वो दुनिया में आने वाली जंगें अब न्यूक्लियर जंगें नहीं हो सकती, क्यों जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो अब उसका खतरा ज्यादा है, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, क्यों जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तमाम चीजों के लिए खतरनाक है, क्यों, वो हमें ये एक्सट्रैक्ट बताएगा जब हम मेंशन करेंगे कि एज पर योवल नो हरारी, और अब हम ये बताएंगे कि जो एडवर्टीजमेंट जो है वो हमें सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस दे रहे हैं, वो डाटा भी जो है वो हमारे पास सारे का सारा ले रहे हैं। ठीक है, सो वो लोग जो हैं वो डाटा ले रहे हैं और वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट कोटेशन है। अब मैं सब चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, और मैं ये चाहूंगा कि इसको आपने नोट करना है कि ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए ऐसे कि जिसमें ये इस्तेमाल होगा। क्लियर? क्या आप इसको देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? अब जरा डन लिख दीजिएगा ताकि मैं जो है वो फिर से आगे चल सकूं। ओके, ग्रेट, हो गया। अच्छा, अब दूसरी जो है वो जो पैसेज आपने इसमें नोट करना है वो है हमारे पास ये वाला। ये भी वो इन द लॉन्गर रन से शुरू हो रहा था, ये इन द लॉन्ग रन। अब ये है डी ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक बहुत दफा आता है। जिशान, आपको अभी सिर्फ नोट करना है। ठीक है, आप सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक में से आपको सिर्फ ये पैराग्राफ जो है वो ढूंढना है। ठीक है, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू फाइंड इट आउट, अगर आप इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके पास बुक पे जो है वो आपको ढूंढना चैप्टर नंबर 4 में इजी हो जाएगा। अच्छा, इन द लॉन्ग रन सच सिनेरियोज माइट इवन डी ग्लोबलाइज द वर्ल्ड। अब ये वाले पैसेज अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब आपको पता चलेगा कि डी ग्लोबलाइजेशन जो है वो होती है, ग्लोबलाइजेशन के बाद डी ग्लोबलाइजेशन होगी, तो उससे क्या होगा, ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन जो है उसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हो, या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कर रहे हो रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या सिखाएं, ठीक है, क्या सिखाएं। तो हमें जो है वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर जब हम बात करेंगे, तो वो ये है, हमारे पास जो है यहाँ पे जो एंड वाली लाइन है, ये वाली लाइन सिर्फ ये देखिएगा, मे बी वन ऑफ आर, ये बल्कि एंड वाली सिर्फ दो लाइन है इसकी जो है वो यहाँ से, ठीक है। Maybe in some parts of the world you should teach your kids to write computer codes, while in other you had better teach them to draw fast, shoot straight. So हमारे अपने बच्चों को जो है वो हम कुछ और सिखाना चाहते हैं। ये तीन जो है वो हमारे पास कोटेशन थी, जो कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता रहे, ठीक है। आप इस चैप्टर को थॉरली पढ़ोगे, लेकिन इन चीज़ों को जो है वो आपने नोट कर लेना है। इक्वालिटी वाला जो हमारे पास टॉपिक है, ये इक्वालिटी पे जो चीजें हैं, इक्वालिटी का जो चैप्टर है, योवल नो हरारी की किताब जो है ये हाईली इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आपने इसको पढ़ रखा हो, और जो तीन चीजें जो है वो तीन कोर्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने देखा हो। इज इट क्लियर? क्या ये चीजें पता चल चुकी हैं आपको? क्या हमने इसको समझ लिया कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो देखनी थी, हमें किस तरह से जो है वो इनको करना है? अच्छा, ये कोर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है। इन कोर्स की वजह से जो है आप इस काबिल होंगे कि आप अपने एग्जामिनर की अटेंशन को भी ग्रैब कर सकें, और आप इस काबिल भी होंगे कि आप अपने एग्जामिनर को बता सकें कि भाई मेरी जो रीडिंग है वो बेस्ट है, और मैं दूसरों से जो है वो बेहतर नंबर डिजर्व करता हूँ। नहीं अभी, यार अब लिखोगे कहीं कहाँ पे, ये नहीं मसला, अभी सिर्फ आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक दफा पढ़ लो और इन्हें याद कर लेना। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो है वो सेक्शन है, ये आपके प्रेसिंग कंपोजिशन के लिए, और आपके पास पेपर में वोकेबलरी के वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं। वोकेबलरी के साथ साथ हम कुछ फैक्ट बुक्स हैं उनको भी हम शेयर कर देते हैं। नवंबर 30 जो है इसमें हमारे पास स्कोप 28 हो रही है। जब आप अपने इन कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो प्लीज ऐसे जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोप 28 है, कहाँ हो रही है, पाकिस्तान की क्या डिमांड्स हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है, इनको जरूर देखा करो। दूसरे नंबर पे हमारे पास है थीम, इसका क्या है, मिटिगेशन, एडेप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपके पास जो है वो तीसरी एक्टिविटी ये होगी कि इन वर्ड्स को आपने अपने जुमलों में, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, और आपने सेंड करने हैं अपने ग्रुप में, तो मेक इट श्योर कि आपने इनको जो है वो याद कर लिया। यही वो वर्ड्स हैं जो आपके पास मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं मल्टीपल पेपर्स में। पहले हमारे पास है जी सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके साथ इंटरफेयर किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन केस वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास सैक्रोसैंक्ट हो। वल्नरेबल के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो कि आसानी से जिनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डिसफंक्शन एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं। मॉरिबंड कहते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ डेथ, कि व्हेन ही saw her she was dehydrated and moribund। और पाकिस्तान में रहते हुए हम हमें जो है वो डिटोनेशन का पता ही है। टैटर्स कहते हैं एक ऐसा क्लॉथ, एक ऐसी चीज, एक ऐसा टुकड़ा जो कि मल्टीपल पीसेस के अंदर जो है वो बटा हुआ होता है। थ्रॉटल एक ऐसी डिवाइस जो होती है जो कि फ्यूल के फ्लो को या पावर को कंट्रोल करती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉविनेंट जो है, कॉविनेंट एक एग्रीमेंट को कहा जाता है, ठीक है, कॉविनेंट जो है। इन वर्ड्स को, क्योंकि ये आसान है इसलिए मैं कोई स्टोरी आपको नहीं बना बना के बता रहा, लेकिन आप जो है वो इन्हें याद कर सकते हैं। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर घसीटना,
ठीक है। ड्राइंग और पुलिंग ओवर ए सरफेस। री इनएक्टमेंट जो है, किसी भी एक्टिंग को या पास इवेंट जो गुजर चुका हो उसे दोबारा से करके दिखाना। क्वेस्ट, रिजेक्ट कर देना। सो रिक्वेस्ट माई प्रपोजल। कंट्रीट जो है वो क्या होता है? कंट्रीट का मतलब ये है कि आपको फीलिंग्स अचानक से आना शुरू हो जाती हैं कि कुछ गलत हो चुका है, वो कंट्रीट होगा। अच्छा, कुछ फैक्ट्स आपके लिए हम ना यहाँ पे शामिल कर देते हैं, वो इसलिए ताकि आप अपने ऐसे के पेपर में इनसे भी जो है वो आप डायरेक्टली अपनी ऐसे का पेपर शुरू कर सकते हो। ये फैक्ट क्या है कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13,000 जो है वो केसेस पेंडिंग थे। 2011 में 20,000, जबकि 2022 में 53,000 है। जबकि 2023 में जब हमारे पास लास्ट चीफ जस्टिस साहब गए हैं, ये 56,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 56,000। तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी इन पाकिस्तान, और जस्टिस इन पाकिस्तान एंड्स इन ब्लाइंड एले, where 56,000 cases are still waiting for the action। इसी तरह से अगला फैक्ट आपके पास है कि जस्टिस ईसा जो है वो रिटायर होंगे तकरीबन 25 अक्टूबर 2024 को, तो 12-13 महीनों के बाद जो है वो। इनसे पहले अता बंदयाल जो है वो तकरीबन 22-23 महीने तक जो है वो रहे थे, चीफ जस्टिस रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाइलेंक्स है। फाइलेंक्स कहते हैं उस प्रोटोकॉल को जो पुलिस वगैरह देती है, एमपीएस को, एमएनएस को देती है, ये जजेस को देते हैं। वो एक ट्रूप जो आगे चलता है और पीछे उनके होता है, वो फाइलेंक्स होता है। नेक्स्ट, सोप ओपरा। एक ऐसा काम जो कि डेली होता है, कोई डेली शो जिस तरह से होता है, वो सोप ओपरा है। टेडियम बोर्डम को कहा जाता है। और फॉरलॉन का मतलब ये होता है एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी होप जो कि आपको पता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उससे जो है वो आपने जुड़ी हुई है। जैसे हमें लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन ये डेस्परेट होप है हमारी, और अनलाइकली टू फील्ड है कि शायद जो है वो हमारे जीते जी तो ऐसा ना हो। वाना भी, a person who tries to be someone else। अच्छा, इन अल्फाज को देने का मकसद ये है कि आप अपने पेपर के अंदर इन्हें यूज करें। दीज वर्ड्स आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्ड्स। तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने जो है वो इनको सुन लिया, आपने उसके बाद देखा कि दीज वर्ड्स आर वेरी गुड। नो, इनको इस्तेमाल करें, उनके मीनिंग्स को समझें, बिकॉज दीज पेपर्स आर गोइंग टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। याद रखिए, आपकी वोकैबुलरी जो है वो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल डे। एक दिन में कभी भी आपकी वोकैबुलरी इनहेंस नहीं होता है। सो यू नीड टू स्पेंड a lot of months maybe on this particular vocabulary। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है जी अनवारुल हक काकर के बारे में, जो 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में खिताब करेंगे। हमारे पास इन्फेंट्री कहते हैं एक ऐसा बिहेवियर जो कि इंसॉलेंट होता है, ठीक है, विदाउट रिस्पेक्ट होता है। रिग, रिग से मतलब ये है कि जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो इनडायरेक्ट वे में, डिसऑनेस्ट वे में, ताकि आप उससे जो है कुछ निकलवा सको। जैसे जजिस को, उमर अता बंदयाल को जो है वो एक ब्लैंक चेक भेजा गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उसे कहा गया था कि इस पे जो अमाउंट लिखना चाहो लिख लो, और इलेक्शंस और ऐसी वैसी बातें ना करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। जेंडर स्टडीज के लिए एक इम्पोर्टेंट डेटा, और आपके लिए इंग्लिश ऐसे के लिए भी, कि 2018 में 47 मिलियन पाकिस्तान में खवातीन वोटर्स थे, जबकि 2023 में ये 58 मिलियन है, एक गुड साइन। और हाँ, आखिर में आज के सेशन की जो लास्ट नंबर फोर्थ वाली एक्टिविटी होगी, वो हमारे पास ये होगी कि G77 जो है वो इसको देखो, इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करोगे, इसके नोट्स बनाओगे। G77 है क्या, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, हेड ऑफिस क्या है, क्या रोल है G77 का, G77 का और यूनाइटेड नेशन का क्या ताल्लुक है। और ऐसे के पेपर में जब भी आपने क्लाइमेट चेंज की बात करनी है, यू हैव टू मेंशन एंड रेफर टुवर्ड्स द G77। ये हमारे पास आज की लास्ट एक्टिविटी थी। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? इस एक्टिविटी में आपको काम ज्यादा आप ही को करना है, तो मेक इट श्योर कि आप ये तमाम के तमाम काम को जरूर करें। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
Thank you so much, honorable participants. Thank you so much, Zishan. Thank you so much. Hope to see all of you inshallah in next class. Till then, take care of yourself. खुदा हाफिज। ये फाइल आपके साथ नईम साहब दोबारा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ऑलरेडी शेयर हो चुकी है वैसे, लेकिन दोबारा शेयर हो जाएगी डेली बेसिस पे ना, ये आपके पास आ जाएगी। चलें, खुदा हाफिज।